हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैं कई दिन से कह रहा था कि आप लोग को बिल्कुल बेसिक से मैं टेंस शुरू करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग टेंस को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, टेंस के कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं, इस सब चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, टेंस टेंस में इसका हिंदी में अर्थ होता है काल। हो गया, टेंस में इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? काल। कई लोग टेंस को क्या कहते हैं? टाइम भी कहते हैं। टेंस को टाइम भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये गलत है। टेंस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टाइम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। टाइम ना, ये बिग कॉन्सेप्ट है, बड़ा है ये। और समय क्या है? ये टेंस क्या है? टेंस इसका बहुत सा छोटा ही है। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है। टाइम क्या है? कब से चला आ रहा है, टाइम को नहीं जानता है। हो गया, हम बहुत पहले से कहते पृथ्वी बनी 5 अरब साल हो गए। हो गया, और तभी वो टाइम ही था, एक समय था ना। अब कितना जाएगा ये भी कौन सा समय होगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग टेंस जो पढ़ते हैं, टेंस एक छोटी अवधि के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ बोलना सीखते हैं, बातों को एक्सप्रेशन करना सीखते हैं। तो टेंस और टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, आइए देखिए, टेंस के बारे में हम पता कर लिए। ठीक है, टेंस एक छोटा कॉन्सेप्ट है और टाइम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की बात करता है। अब ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। टेंस है क्या? हो गया, टेंस क्या है? टेंस के कितने पार्ट हैं? तो टेंस को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। टेंस को कितने भागों में पढ़ेंगे हम? 3 भागों में। एक होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, वर्तमान। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, इसे हम कहते हैं भूतकाल, जो बीत गया। थर्ड हमारा है फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस है हमारा, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, जो होने वाला है। ये 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस हो गए। अब 3 टेंसों को हम इन तीनों को इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। पहले है इंडेफिनिट पार्ट। इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट क्या होता है? अनिश्चित। क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं, जिसका कोई फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू से कंटिन्यूस बना है, जिसका जारी रहना। क्या आता है? जारी रहना। इसका है तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है? जो पूर्ण हो चुका है, पूर्ण होना मतलब जो काम पूरा हो चुका है। थर्ड आता है आपका एफ लास्ट, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, इसमें समय रहेगा आपका और प्लस कार्य जारी रहेगी। हो गया, ये है। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस से जोड़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। यहाँ टी लिख देता हूँ, टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 हो गए अगर प्रेजेंट लगाते हैं तो। इसी प्रकार पास्ट हम लगाएंगे
तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। अगर हम फ्यूचर लगाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम कहेंगे। ओके। तो आप समझ गए हैं इंडेफिनिट टेंस क्या है। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रकार इनके ये 4 हो गए, इनके भी 4 हो गए और इनके भी 4 हो गए, यानी 4 4 4 प्लस 12 हम टेंस पढ़ते हैं किसमें, पूरे टेंस में। 12 तरह के हम लोग टेंस पढ़ते हैं पूरे टेंस में। समझ गए कि नहीं। 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर टेंस के हैं। चारों के ही होंगे, इंडेफिनिट वाला फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म और परफेक्ट वाला फॉर्म और परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म, चारों के रहेंगे। इन तीनों के 4 4 हैं। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम देखेंगे काफ़ी बारीकी से, क्या है ये टेंस, और टेंस के बारे में कुछ और भी जानकारी रखेंगे। आइए देखते हम लोग। टेंस में हम कुछ और बात भी याद रखेंगे। टेंस स्टार्ट करने से पहले हमें याद रखना होगा कि क्या ये वाक्य जो है टेंस के नियम के अनुसार बन सकता है, क्योंकि बहुत से लोग बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पहली बात याद रखिएगा, टेंस का नियम ये होता है कि इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य को करे, जो कार्य को करे। मतलब कोई भी एक्टिविटी होगी वो कार्य कौन करेगा, आपका सब्जेक्ट करेगा। ठीक है। दूसरा आता है वर्ब। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, यानी किसी कार्य का करना या होना जाए, कार्य का करना होना पाए, उसे वर्ब कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, उस सब्जेक्ट, इस क्रिया को करने वाला कौन रहेगा, ये सब्जेक्ट ही रहेगा। इस क्रिया को करने वाला कौन रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा, तभी वो टेंस के नियम के अकॉर्डिंग बन पाएगा। जैसे मैंने कहा, मैंने राम को एक कलम दिलाया। मैंने राम को कलम दिलाया। एक और है, मैंने राम को कलम दिया। मैंने राम को कलम दिलाया या फिर मैं कहूँ मैंने राम को कलम दिया, इन दोनों में अंतर है। कौन टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, कौन टेंस के नियम से बनेगा। ठीक है। टेंस के नियम से कौन बनेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा था जो उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा वही उस वर्ब को करेगा। इसमें देखिए, मैंने राम को कलम दिलाया, यहाँ भी दिलाने वाली बात हो रही, देने वाली बात हो रही है, यहाँ भी देने वाली बात हो रही है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये कलम दिलाने वाली जो बात यहाँ पे चल रही है, क्या राम ने, क्या मैंने खुद राम को पेन दिया, बताइए। क्या यहाँ पर मैंने राम को खुद पेन दिया, नहीं, मैंने किसी से दिलवाया। मैंने राम को कलम दिलाया मतलब किसी के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से। इसलिए टेंस के नियम से नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने कहा है वर्ब इस सब्जेक्ट का जो करता होगा वही क्रिया को करेगा। मैंने राम को कलम दिया, यानी देने वाला काम कौन है, मैं खुद हूँ। यानी इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही क्या है भाई, हाँ, वही क्रिया को, वही एक्टिविटी को कर रहा है। हाँ, क्रिया को क्या कर रहा है, कर रहा है। हमारी बात समझे नहीं। यही है, सब्जेक्ट है जो क्रिया को कर रहा है। आर यू गेटिंग। तो आपको ये समझना होगा कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, कौन से टेंस के नियम से अनुसार हो रहे हैं काम।
कौन से टेंस के नियम से बनेंगे, कौन से टेंस के नियम से नहीं बनेंगे, आपको ये भी ध्यान देना होगा, वरना आप तुरंत मुँह उठा के चल लेंगे बनाने, पता चलना है कि आपको पहचान नहीं पाए, उसके बाद आपको पेपर में 0 नंबर मिलेंगे, या फिर आपके कोई परीक्षा ले रहा होगा तो तुरंत आपको 0 कर देगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा, पहले उस वाक्य का एक सब्जेक्ट होगा, हो गया, उसको उस क्रिया को करेगा, वही उस क्रिया को करेगा, हो गया। बेसिकली नियम तो यही है, हम जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही मेन रूल है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है ना, समझ नहीं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही क्या करेगा, मेन वर्ब को करेगा, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने राम को दिया कलम, तो ये मेन वर्ब था देना, तो इस करने वाला सब्जेक्ट ही था ना। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग। और एक बात बताओ दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना होगा। हम सब्जेक्ट को कैसे पता करें, हम सब्जेक्ट को कैसे पता करें। हम सब्जेक्ट को कैसे पता करें, एक्चुअली बात यह ना कि लोग टेंस तो बनाते हैं, पहले टेंस से पहुंच जाएंगे, और जिनको नहीं आता है तो वो लगते हैं उल्टा पुल्टा बनाने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बना देंगे, हो गया। ना ही वो पता कर पाते हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम सब्जेक्ट को कैसे पता करें, हम वर्ब को कैसे पता करें, हम ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें सब्जेक्ट को पता करना है ना, तो उस वाक्य की क्रिया से प्रश्न करिए। क्रिया मतलब कार्य का होना, करना पाया जाए। प्रश्न करिए, क्या, कौन, किसने या किन्होंने। ये जान तो क्या बताएगा, ये आपका सब्जेक्ट बताएगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा। यानी सब्जेक्ट पता करना है तो क्रिया से प्रश्न करिए, हो गया, कौन, किसने या किन्होंने। सेंटेंस में बोल दूं, राम तुमको पैसा नहीं देता है, राम तुमको पैसा नहीं देता है, राम तुमको पैसा नहीं देता है। तो राम तुमको पैसा नहीं देता है, तो इस वाक्य का क्रिया क्या है, देना, हो गया, देना। तो कौन नहीं देता है, पूछिए इस सब्जेक्ट से, क्रिया से पूछिए कौन नहीं देता है, राम नहीं देता है, राम नहीं देता है। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या निकल गया, राम निकल गया। ओके, वे लोग तुम्हें परेशान करते हैं, कौन, कौन परेशान करता है, वे लोग। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। राम ने मुझको पेन दिया, किसने दिया, पूछिए किसने दिया, राम ने मुझे दिया। सब्जेक्ट पता चल गया ना, क्यों। तो ये आपको सब्जेक्ट पता करने का नियम है। अब आगे देखिए, ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करना है तो वाक्य क्रिया से प्रश्न करो। क्या प्रश्न करो, बता भाई, क्या, किसको, क्या, किसको, हो गया। ये क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है। क्या, किसको, क्या बताता है, ऑब्जेक्ट है ये। जैसे मैंने कह दिया, मीरा गाना नहीं गाती है, मीरा गाना नहीं गाती है, हो गया। तो पता करिए, मीरा गाना नहीं गाती है, तो क्रिया क्या है, गाना, गाने वाला क्रिया। तो क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है। पूछिए क्या नहीं गाती है, गाना नहीं गाती है, ऑब्जेक्ट हो गया।
कि भाई ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऐसे बोल दिया जाए, श्याम गीता को नहीं पीटता है, श्याम गीता को नहीं पीटता है। आपको टेंस से पहले रूल समझ लेना होगा, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, क्या है हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, वर्ब क्या है, सब जान लेना होगा, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत होगी बनाने में। ओके, पूरी बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, आप समझ गए तो आप जान लीजिए आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं। हाँ, श्याम गीता को नहीं पीटता है, तो पूछिए किसको नहीं पीटता है? भाई गीता को नहीं पीटता है। किसको नहीं पीटता है? गीता को। तो ऑब्जेक्ट पता चल गया ना। अब कौन पीटता है भाई? सब्जेक्ट पता चल गया, श्याम पीटता है भाई। और सच में ये रहा। अरे दोस्तों देखते हैं कुछ इसमें भी जानकारियां हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं भाई, ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अक्सर निर्जीव होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? निर्जीव। क्या होता है भाई? निर्जीव। जैसे बुक हुआ, पेन, टेबल, ये आपके क्या है? ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं लिविंग चीज, इसमें वो क्या होता है? लिविंग, सजीव चीजें आती हैं, सजीव। देखिए इसका भी अलग रूल है, आई वी यू दे हो गया, ही शीट, राम श्याम घनश्याम, ये सब क्या है? सजीव है कि नहीं? ये क्या है? सजीव है। इस पे नियम क्या लगता है दोस्तों? इस पे नियम ये लिखता है, रूल नंबर 1 इस पे ये लगता है, यदि हम, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यदि हम जैसे एक सेंटेंस लिख दें, पहला नियम ये है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले आ गया, अगर बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके बीच में टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। दूसरा नियम ये कहता है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो गया, अब बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो इसके बीच में कुछ नहीं लगता है, जोड़ के चले जाते हैं, आगे आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, मैं कह दूँ, मैंने ऑब्जेक्ट पता करने क्या बताता है, क्या, किसको, ये वर्ब से क्वेश्चन करिए पता चलेगा। हो गया, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो क्या किसको प्रश्न करेंगे। अब ऑब्जेक्ट दो हो गए भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पता करेंगे इसको? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए पिताजी, पिताजी बच्चों को पैसा नहीं देते हैं। पिताजी बच्चों को पैसा नहीं देते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो कौन देते हैं? पिताजी, तो सभी पता चल गया। ऑब्जेक्ट देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। पूछिए क्या नहीं देते हैं? पैसा नहीं देते हैं। किसको नहीं देते हैं? बच्चों को नहीं देते हैं। ठीक है, किसको नहीं देते हैं? बच्चों को नहीं देते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट आ गए कि नहीं? यहाँ पर बच्चे भी ऑब्जेक्ट हो गए, पैसा भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक होगा आपका डायरेक्ट होगा, एक होगा आपका इनडायरेक्ट होगा। ये होगा ना, एक तो डायरेक्ट होगा, एक हो इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? निर्जीव, नॉन लिविंग, मतलब पैसा आपका नॉन लिविंग हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है भाई? सजीव जो है, लिविंग है। ठीक है, इसको हम दो तरह से बताते हैं। पहले मान लीजिए पिताजी ने, माई फादर लेता हूँ मैं सीधे, माई फादर, सिंगुलर हो जाएगा तो डज,
उसके बाद नॉट। अभी आप समझते चलिए, मैं बस ऑब्जेक्ट को रखने का जगह बता रहा हूँ, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि डज नॉट कहाँ से आया है। पूरा टेंस जब पढ़ाऊंगा पूरा बात समझ जाए, बस इसको समझिए। हमने जो बगल में रूल लिखा है ना, इसको बस समझाना चाहता हूँ, बस इसको बस ध्यान देना है, बाकी मत ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखा, माई फादर डज नॉट, हो गया, डज नॉट, उसका वर्ब लिखते हैं क्या, गिव। अब देखिएगा, अब इसको ऑब्जेक्ट की बारी आती है। हमने कहा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो बाद में टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो उसके बाद टू लगाइएगा, तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माई फादर डज नॉट गिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा ना, क्योंकि निर्जीव यही है ना, डी गिव मनी, उसके बाद टू लगाएंगे, टू चिल्ड्रेन, टू चिल्ड्रेन। माई फादर डज नॉट गिव मनी टू चिल्ड्रेन, हो गया। अब देखिएगा, मेरे पिताजी नहीं देते हैं क्या, मनी टू चिल्ड्रेन, टू। जब कोई वस्तु किसी एक जगह से दूसरे ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ टू लगाते हैं, हो गया ना। लेकिन क्या यही एक तरीका सही है, ऐसा कौन कहता भाई, ये भी तो बताए हैं। इनडायरेक्ट को पहले लिख दीजिए, डायरेक्ट को बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि माई फादर डज नॉट गिव मनी, माई फादर डज नॉट गिव माई फादर डज नॉट गिव चिल्ड्रेन, मेरे पिताजी बच्चों को नहीं देते हैं क्या, मनी। माई फादर डज नॉट गिव चिल्ड्रेन मनी। दोनों सही हैं दोस्तों, ये दोनों सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों सही हैं। आपको एक और सेंटेंस बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख रहे हैं, अब बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, अरे बात समझ में। अगर मैंने कहा अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, अब बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो इसके बीच में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, हो गया भाई। तो इस चीज़ को समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे श्याम गिव मी अ बुक, श्याम गिव मी अ बुक, श्याम मुझे एक बुक देता है, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स लगा देंगे, गिफ्ट्स हो जाएगा, श्याम गिफ्ट्स मी अ बुक। तो श्याम गिफ्ट्स मी अ बुक, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, ओके। तो मी कैसा ऑब्जेक्ट है, सजीव है ना, जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और अ बुक क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किताब बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा है, निर्जीव है, और ये सजीव था। तो मैंने कहा अगर इनडायरेक्ट पहले आ गया डायरेक्ट बाद में, तो कोई टू नहीं लगेगा ना, कहाँ कोई टू लगा, नहीं लगा ना, यहाँ कोई टू नहीं है। लेकिन अगर कह दिया जाए इसको पहले लिखिए, तो श्याम गिफ्ट्स, उसके बाद इसको लिख दें, अ बुक पहले लिख दें, अ बुक, श्याम गिफ्ट्स अ बुक, श्याम एक किताब देता है किसको, टू मी, क्योंकि टू मी, यहाँ का बोलोगे टू मी, यहाँ पे बुक ट्रांसफ़र हो रहा है ना एक जगह दूसरी जगह, तो वहाँ टू लगाते हैं। दोस्तों आप समझे कि नहीं, प्लीज़ बात को बताइए। मैंने अभी समझाया है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे। और ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, ये रहा। ये तो हमारा बेसिक चीज़ें थी, ये हमारी क्या थी, बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाया है, ठीक है। हमने बेसिक चीज़ समझाया आपको, प्रेजेंट क्या है, पास्ट फ्यूचर क्या है, ये सब चीज़ें मैंने बेसिक समझाई है। आगे देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से जानेंगे, क्योंकि आप टेंस के बारे में बेसिक चीज़ जो जानकारियाँ हैं आप उसको जान गए, ओके, बेसिक जानकारी जान गए। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करेंगे, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ओके।
सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसको हम कल बारीकी से जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। कल इसके बारे में हम सब अच्छी तरह जानेंगे। तो आई होप गाइस, यदि आपको लगता है कि पूरा बेसिक से सीखना है टेंस, तो आप नोट्स बनाते चलिए, जितना मैं लिखवाया उसको नोट्स बनाते चलिए। हो गया? कोई चीज़ आपको ना समझ में तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। मैं जल्द ही लाइव क्लास ले लूँगा दोस्तों, मैं जल्द ही आप लोग के लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा लाइट की दिक्कत है, जैसे लाइट की दिक्कत ख़त्म हो जाती है तो आप लोग के लाइव क्या कहते हैं लाइव क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो आई होप गाइस आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मैंने इस चैनल पे ही आपका ट्रांसलेशन चालू कर दिया, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में कैसे पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे ये बताया हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चला रहा हूँ मैं, टेंस चालू हो गया, नरेशन भी चालू है, ये है ओके, पैसिव भी चालू होने जा रहा है। तो और 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं इनकी बुक जो है इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल जो आपके संपर्क के बच्चे कहें जुड़िए और यहाँ से पढ़ें, उनकी पूरी बात समझा जाएगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।